हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथमेटिशियन पर। प्यारे साथियों, आज हम पीवाईक्यू सीरीज के तहत 1 दिसंबर 2025 मैथ के सभी 25 के 25 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 75 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। 34 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक त्रिभुज की भुजा 75 सेंटीमीटर, 34 और एक 61 सेंटीमीटर की है। जो भुजा 34 सेंटीमीटर की है, जो भुजा 34 सेंटीमीटर की है, उसके संगत इस पर शीर्ष लंब जो है डाला गया है और उस लंब की लंबाई हमसे पूछा है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ए, बी और सी। ये 61 हो गई, ये 75 सेंटीमीटर की हो गई। एक जो है 34 सेंटीमीटर की है, उसके ऊपर एक लंब है 34 सेंटीमीटर की, यहां से यहां तक 34 सेंटीमीटर की कोई भुजा है, इसकी लंबाई हमसे पूछा है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है, असमान भुजाओं की लंबाई है तीनों। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और उसके बाद में जो एक इसकी हाइट हाइट दे रखी हो और एक भुजा यानी आधार दे रखा हो, तो उसका क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगा के और इसकी हाइट निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। उसमें हमें जरूरत होगी अर्धव्यास की, त्रिभुज के अर्धव्यास की। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्धव्यास निकालते हैं, यानी कि अस निकाल लेते हैं। तीनों भुजाओं को जोड़कर और उसे 2 से भाग कर दो भाई। 75 प्लस 61 प्लस 34, सभी को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। इससे क्या होगा, अस निकल जाएगा भाई, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं इसका। इसको जोड़ो भाई, 4 और 1 5 और 5 10, हासिल 1 4 3 9 1 10 17, 170 डिवाइड बाई 2, 2 8 16, 2 5 10, यानी अस हमारा निकल के आ गया 85। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा अंडर द रूट। ठीक है, अस क्या है हमारा 85 हो गया, इंटू एस माइनस ए, 75 है और एस जो है 85 है। 85 में से 75 माइनस करो भाई, 10 रह गया। फिर से एस 85 है और बी क्या है 61 है। 85 और 61 का अंतर करेंगे तो 24 हो गया, तो गुना 24 हो गया। फिर एस 85 है और सी हमारा 34 है। तो इनमें से 85 में से अगर 34 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 51। 51 अंडर द रूट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका जो है टुकड़े कर लेना, सभी के टुकड़े कर लो आप पहले। तो 85 के 17 5 85, यानी 5 गुणे 17, 10 के करो 2 गुणे 5 गुणा 24 के करो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिए 24, 3 गुणा 17 करो, 17 दिए 51 हो जाएगा, 17 दिए 51 होता है। ठीक है, ये सभी के सभी अंडर रूट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें से जोड़े में से एक को बाहर निकाल लो। जो जोड़ा बन रहा है उनमें से एक बाहर निकालो, यानी 5, एक तो 5 बाहर हो गया, एक 17 बाहर हो जाएगा, दोनों में से 2 बाहर हो जाएगा 2 बार, यानी 2 दूनी 4 और 3, क्या बच गया हमारे पास 5 गुणे 17 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 3। ठीक है, 17 5 85, 4 3 12, क्या इतना ही है क्या। 17 बाहर आ गया, 5 आ गया, 2 में से 2 बाहर आ गया, फिर 2 में से 2 बाहर हो गया, 3 3 बाहर हो गया और 5 बाहर हो गया। ठीक है, चलिए इसको गुणा कर दीजिए भाई। 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 गुणे 17, 17 छिके 102 हो गया, यानी 1020, 1020 सेंटीमीटर हो गया, 1020 वर्ग सेंटीमीटर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, उसकी हाइट, यानी जो लंब है, लंब जो है यानी उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। और आधार दे रखा है 34, तो हम उसका क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। 1/2 आधार इंटू क्या होता है भाई, ऊंचाई होता है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। 1/2 आधार
34 दे रखा है इंटू ऊंचाई को हम अच मान लेते हैं, इक्वल टू रख लो भाई 1020 को। 1020 को क्या है इक्वल टू रख लो, 1020 को हम क्या करेंगे इक्वल टू रख लेते हैं। चलिए 2 से काट लो, 2 कम 2, 2 से 17 पे कट गया। h इक्वल टू 102 0 बटे 17, 17 छिके 102, ये कितना आ गया h हमारा 60 आ गया। h 60 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा था कि उसकी हाइट क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, या इसका लंब, लंब और ऊंचाई ये एक ही चीज है। तो ये हाइट निकल के आ गई 60 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रमन की आय 12,000 है, वह अपनी आय का 27% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है तो हमें बचत बताना है। तो हमें बचत जो है वृद्धि जो उसकी बचत जो है कितनी है वो बताना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं भाई। किस प्रकार के, सबसे पहले हम क्या करेंगे कुल आय निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि कुल आय लिखो, कुल आय कितनी है भाई, कुल आय, कुल आय दे रखा है 12,000, कुल आय हमें 12,000 दे रखा है, बचत दे रखा है भाई 27%, बचत कितनी है 27%, बचत हमें दे रखा है 27%। टोटल बचत निकाल लो 12,000 का 27%, का 27% बचत है तो कितनी बचत है निकल जाएगी 27,000, 27 दूनी 54 असल 5, 27 और 5 32 में, यानी 3240 रुपए की बचत है। यदि आय में से बचत को मैं घटा देता हूँ, आय में से बचत को घटा दूंगा तो उसका खर्च आ जाएगा भाई। तो रमन द्वारा किया गया खर्च भाई, रमन द्वारा किया गया खर्च कितना है 12,000 माइनस 3240, 3240 ठीक है, 0 10 में 4 जाए 6, 9 में से 7 और 11 में से 3 जाए भाई 8, यानी 8760 रुपए की क्या है रमन जो है खर्च करता है भाई। ये हमारी वर्तमान स्थिति थी। अब नई स्थिति के अनुसार देखते हैं, नई स्थिति के अनुसार, नई स्थिति के अनुसार, के अनुसार नए स्थिति के अनुसार क्या है, अभी जो है उसकी आय में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, आय में 20% की वृद्धि हो रही है। तो अब आय क्या है नई स्थिति के अनुसार 20% की वृद्धि कर दो, 12,000 का 120% बढ़ा दो भाई, 12,000 का 120% बढ़ा दो। अगले पेज पे करते हैं, 12,000 का 120% बढ़ाना है, डिवाइड बाय 100 कर दो, प्रतिशत हटा के, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, 12,000 12,000 12 144 हो गया, यानी 14,400 रुपए। अब जो नई स्थिति के अनुसार आय क्या है 14,400 रुपए है। ठीक है, इसके बाद व्यय, व्यय में क्या कहा था इसने, व्यय में कहा था कि भाई 15% की वृद्धि होगी, उसके खर्च में 15% की वृद्धि है। तो अब नई स्थिति के अनुसार व्यय यानी खर्च जो है कितना हो गया 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया। पहले जो खर्च था 8760 रुपए था, 8760 रुपए पर 115% की वृद्धि हो गई, 115% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से इसको काट लो भाई, 2 चौके 8, 2 तिये 6 और 2 अट्ठू 16 भाई। ठीक है, 2 अट्ठू 16, इसको गुना करो, 23 8 कितना हो गया भाई 8 तिये 24, 8 दूनी 16 और 4 18, 184 हासिल 18 लग गई, 23 तिया 69 और 18 79 और 8 87 हो गया, हासिल 8 है, 23 चौक 92 और 8। तो अब जो उसका खर्च है 10,074 रुपए है, 10,074 रुपए अभी खर्च कर रहा है, और जो उसकी आय थी अभी 14,400 रुपए थी। ठीक है, तो बचत निकल जाएगी इसमें, आय में से अभी खर्च यदि माइनस कर देता हूं तो बचत आ जाएगी। यानी वर्तमान स्थिति में बचत क्या है, अभी जो नई स्थिति के अनुसार बचत क्या है 14,400 रुपए वो कमा रहा है, 14,400 रुपए कमा रहा है, माइनस 10,074 रुपए ये क्या कर रहा है भाई, ये जो खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हो जाएगी 6 2 3 और 4, यानी 4326 रुपए की अभी वो बचत कर रहा है। तो बचत में परिवर्तन निकालना था, बचत परिवर्तन निकाल दो, बचत परिवर्तन, बचत में कितना मतलब परिवर्तन हुआ है वो निकालना है। बचत परिवर्तन 4326 रुपए की अभी बचत हो रही है, पहले वह बचत कर रहा था 3240 रुपए की भाई, 3240 है ना, 3240 रुपए की पहले बचत कर रहा था, 3240 रुपए। तो अभी कितना परिवर्तन हो गया भाई 6
8 1086 रुपए की अभी इसमें परिवर्तन है। ठीक है, चलिए, तो 1086 में बचत में 1086 रुपए की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 17,800 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,600 के कुल लाभ में पुष्पराज का हिस्सा 2100 था। पुष्पराज का निवेश कितना है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों ने मिलकर 17,800 का निवेश किया दोनों ने, तो इसका हिस्सा हमें बताना है कि कितना कितना उन्होंने निवेश किया है। तो इस आधार पे इसका जो अनुपात होगा ना लाभ का, वही उसके व्यवसाय के अंदर जो उसने पूंजी लगाई है उसका अनुपात होगा। ठीक है, तो 5600 रुपए का कुल लाभ हुआ, 5600 का कुल लाभ है। कुल लाभ कितना है भाई, 5600 रुपए का है। कुल लाभ 5600 का है, उसमें से पुष्पराज को क्या मिला, 2100 रुपए। तो इनका अनुपात, लाभ का अनुपात निकाल लो। लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात दोनों के बीच में क्या है, पुष्पराज और हिमानी का। पुष्पराज हुआ हिमानी का अनुपात देख लो लाभ के अंदर। तो टोटल 5600 था, उसमें से 2100 किसका है, पुष्पराज का। तो 5600 माइनस 2100 कर लो, वो हिमानी का बच जाएगा। 0 0 यहाँ से 5 आ गए, यहाँ से 3, यानी हिमानी का 3500 रुपए है। 3500 और इसका 2100 रुपए है। पुष्पराज को 2100 मिले थे, लाभ का हिस्सा हो गया 2 0 क्योंकि अनुपात बनाना है। 7 3 21, 7 5 35, यानी 3:5। 3:5 में लाभ आ रहा है, तो इसी अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई थी। तो 3:5 में पूंजी का अनुपात बांट दो, दोनों में पूंजी का अनुपात भाई, दोनों में पूंजी का अनुपात कितना है भाई, का अनुपात, पूंजी का अनुपात इस लाभ के अनुपात में ही जो है पूंजी का अनुपात होगा। जैसे 3:5, दोनों का 3:5 है, इसका मान हमें दे रखा है 17,800। 17,800 को 3:5 में बांटना है, तो 17,800 बटे 3 और 5 8 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, डिवाइड बाय 8 हो गया। इसमें पुष्पराज का निवेश पूछा था, तो पुष्पराज का जो है 3 अनुपात है, तो गुणा 3 कर दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये 18 था तो 2 बच गया 20 हो गया। 8 दूनी 16 और 8 5 40, 2225 हो गया। इसकी गुणा कर लो, 3 5 15, 80 लेख, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6675 रुपए। 6675 रुपए जो है पुष्पराज ने निवेश किया था। 6675, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमें XYZ मान लेते हैं, क्योंकि इसमें ए दिया हुआ है, फिर कंफ्यूज होंगे हम। तो XYZ मान लेते हैं, इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो। XYZ मान लो, ठीक है, x y और z। अब देखो एक फॉर्मूला बन रहा है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये फॉर्मूला बन रहा है ना, 3xyz, ये बीजगणित का एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, कौन सा बन रहा है देखो आप, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इज इक्वल टू 3x y और z। ये फॉर्मूला बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यह फॉर्मूला बन रहा है। इसी प्रकार से हम इसका मान रख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले रखो इसमें मान, यदि इसका x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इक्वल टू 3xyz है, तब अनिवार्य रूप से हमेशा क्या होता है भाई, से हमेशा x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा। इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 होता है भाई। तो हम रख लीजिए, a-1 दे रखा है प्लस a-4 है प्लस a-7 है, इज इक्वल टू 0 का रख लो, इज इक्वल टू 0 रख लो। a-1 है, a-4 है, a-7 है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 1 2 3, यहाँ से 3a हो गया, माइनस का 7 4 11 और 1 12 माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3a इज इक्वल टू, इस साइड में ये माइनस का है, वहां जाकर ये प्लस का 12 हो जाएगा। 3 से इसको काट दो भाई, 3 चौके 12, तो ये का मान क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। यानी ए ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 73 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले ट्रेन की जो लंबाई है, यदि किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार कर रही होती है तो वह उसकी दूरी जो होती है वो खुद उसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो दूरी दूरी क्या दे रखा है हमें, उसकी लंबाई को दूरी के इक्वल रख लो, 1533 मीटर है। समय क्या है, इस दूरी को पार करने में लगा समय क्या है, 73 सेकंड है, 73 सेकंड है। तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो क्या है कि दूरी बटा समय क्या हो जाएगी, चाल, इसकी चाल निकाल लो, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल निकाल लो, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी कितना है 1533 है और समय 73 सेकंड है। ठीक है, 7 दूनी 14, कितने पे कट रहा देखो, दो पे चलाओ भाई, 146 हो गया, 4 3 7, 73 कम 73, यानी ये 21 पे पूरा पूरा कट रहा है भाई, 21 पे। तो 21, इसकी चाल क्या आ गई, 21 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल क्या है भाई, ट्रेन की चाल 21 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल आ गई। इस चाल से अभी वह जो प्लेटफॉर्म है उसको पार करेगी और अपनी दूरी को, जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ो, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी अभी। ठीक है, जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ऐसा यदि क्वेश्चन में दिया है तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबा, अभी जो कुल दूरी, अब कुल दूरी, जो वो दूरी तय करी, कुल दूरी कितनी है 1533, तो खुद की लंबाई है प्लस 420 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तीन तीन दो पाँच, पाँच और चार नौ, 1953, 1953 मीटर अभी, 1953 मीटर जो है अभी उसकी टोटल दूरी है जो उसको तय करना है। तो इसमें कितना समय लगेगा, दूरी बटा में चाल, समय का फॉर्मूला लगाओ, समय का दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, समय का क्या हो गया, दूरी बटा चाल हो गया। दूरी अब टोटल कितनी हुई थी 1953 मीटर हुई थी और चाल उसकी जो आई थी 21 मीटर प्रति सेकंड थी। ठीक है, इसको काटो भाई, कितने बजा रहा है 5, निन्यानवे पे 9, 189 पे 21 निम्मा 189 और 21 दिया 63, यानी 93, 93 अभी उसकी जो है टोटल टाइम लगेगा 93 सेकंड का, 93 सेकंड का उसको टोटल टाइम लगेगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अमन किसी काम का 1/6 भाग 13 दिन में कर सकता है और चमन उसी काम का 1/7 भाग 19 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, दशमलव के एक अंक स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। अमन किसी काम का 1/6 भाग, यदि अमन जो है 1/6 भाग 13 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा अमन, पूरा काम वो 13 गुणा 6, 78, 78 दिन में करेगा। पूरा काम कितने में, 78 दिन में करेगा। ठीक है, यदि 1/6 भाग 13 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में ये उस साइड में जाके और पलट जाएगी और गुणा में चला जाएगा, 6/1 हो जाएगी ये। ठीक है, तो 13 6 के 78 दिन में करेगा। इसी प्रकार से चमन, चमन का निकाल लेते हैं, पूरा काम कितने दिन में करेगा। चमन जो है 1/7 भाग, 1/7 भाग कितने दिन में करता है, 19 दिनों में करता है। तो पूरा काम, पूरा काम, तब पूरा काम वो 19 गुणा 7, 7 9 63, 7 और 6 13, 133 दिन उसको लगेंगे। अभी उसको 133 दिन लगेंगे, जबकि अमन को 78 दिन लगते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लो, पूरा काम निकल के आ जाएगा, यूनिट निकल के आ जाएगी। अमन, अमन यानी ए से लिख लो, ए जो है 78 दिन में कर रहा है। इसी प्रकार के सी यानी चमन जो है 133 दिन में कर रहा है। तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लो भाई, 133 और 78 का एलसीएम क्या आएगा, क्या 78 और 133 का दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 133 इंटू 78, इसका एलसीएम आ जाएगा। 78 से 78 कट गया, यहाँ से 133 निकल के आ जाएगा और यहाँ से 78, यानी अमन एक दिन में 133 काम करता है और चमन एक दिन में 78 काम करता है। तो पूरा काम करने में वो कितना दिन लेंगे ये हमसे पूछा था। नीचे हम एक एक दिन के इनके काम को जोड़ दो, 8 और 3 11 हासिल 1, 7 3 10 और 11 हासिल 1, 1 1 2, 211 आ गया, 211। चलिए किससे कट रहा देखो आप, 133 गुणा 78,
8 3 24, 8 3 24, 2 26, 8 2 10, 7 21 हासिल 2, 7 21 22 23 हासिल 2, 7 2 9, 4 7 3 9 और 1 10 में 10,374 डिवाइड कर दो भाई 211 से, 211 से डिवाइड कर लो। 5 4 पे जाएगा भाई, 4 पे 11 चौके 44, 4 दूनी 8, 3 बच गया। 13 में से 4 जाए भाई 9 बच गया, 9 में से 8 जाए 1 बच गया। यहाँ से 4 आ गए भाई, 9 पे जाएगा भाई, 9 पे पूरा। पूरा जाएगा 1899, 14 में से 9 5, 12 में से 9 जाए 3, यानी 35 बच गया भाई, 35 बच गया है। इधर हासिल ली है 8 में से 8 0, ठीक है 35 बच गया। वो पॉइंट लगाओ और ऊपर से 0 उतार लो भाई। 211 एकम 211 भाई, यानी 49 पॉइंट कोई आ रहा है क्या, देखो आप 49.2, हाँ 49.2 यही हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए गए हैं भाई। छोटे गोले बनाए गए हैं, छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। ये कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में बनाए गए हैं। सभी छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले आयतन का हम फॉर्मूला लगाएंगे कि गोले का आयतन भाई, गोले का आयतन जो बड़े वाला गोला है उसको हम बड़े आर से त्रिज्या लेंगे और छोटे वाले की छोटे आर से त्रिज्या ले लेंगे। तो सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। क्योंकि हमें यदि बड़े गोले से छोटे गोले बनाने हैं तो उसके आयतन की ही आवश्यकता होगी, ठीक है। आयतन सब में सेम होगा, उसकी संख्या ज्यादा हो सकती है, आयतन सेम ही रहेगा दोनों का, ठीक है। बड़े वाले के आयतन से ही छोटे वाले बनेंगे, सब उनके सबके आयतन को जोड़ और बड़े गोले के आयतन का आयतन जो है इक्वल होता है। चलिए तो गोले का आयतन हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसी प्रकार से बड़ा गोला, ये छोटे गोले हो गए, आर बड़ा ले लो भाई, ये बड़ा गोला हो गया, इससे छोटे गोले कितने बनेंगे 4/3 पाई आर क्यूब भाई, 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कट गया। आर बड़े वाले की कितनी है भाई 10.5 है और छोटे की है भाई 3.5 का क्यूब है, इसकी संख्या निकल जाएगी भाई। 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 1 5, 7 3 21, ये 3 पे पूरा कट रहा है, पॉइंट से पॉइंट यहाँ कट चुका है, पॉइंट से पॉइंट पहले ही कट चुका है और 3 पे कट रहा है, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 3 9 9 30 27, यानी छोटे गोले जो है अन जो हमारे पास निकल के आगे 27 है, अन कितने 27 है। अब इसने आगे पूछा था सभी छोटे गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो छोटे गोले का सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। गोले का क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और छोटे वाले का निकालना है ऊपर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है इज इक्वल टू, यहाँ पर बड़े गोले का रखना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जितने एक गोले का ये निकला है, एक गोले का क्षेत्रफल निकला है, कितने गोले हैं वो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 27 ये गोले हैं, टोटल कितने हैं 27 है, तो 27 से मल्टीप्लाई यहाँ हमें करना होगा, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट गया यहाँ से, चलिए 4 पाई से 4 पाई यहाँ से कट गया है भाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे वाले का जो हमारा था 3.5 था, 27 गुणे 3.5 गुणे 3.5, ठीक है, अनुपात बड़े वाले का कितना है 10.5 गुणे 10.5 है भाई, ठीक है। इससे काट लो भाई, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है, पॉइंट और ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट भी कट जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 21, ये 3 पे कट गया। इसी प्रकार से ये भी 3 पे पूरा कट जाएगा, 3 पे ये भी कट गया भाई। तो यहाँ से आ गया हमारा 3 3 9, इस 3 से काट लो भाई, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया 3 अनुपात
3:1 आ गया भाई, 3:1 आ गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 3:1 आ गया भाई। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1014 प्रति मिक्सर की दर से 250 मिक्सरों के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है जिस पर 30%, 15% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा कार्ड के भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होती है। भुगतान की जाने वाली राशि हमें बतानी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल राशि निकालेंगे जो हमें भुगतान करना है। तो टोटल 1010 रुपए की दर है और 250 मिक्सर है। टोटल कितने हैं? 250। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना बन गया वो देख लो। टोटल अमाउंट कितना बन गया, इसकी गुना करो। 25 चौके 100, 25 से कम 25 और 10 35 हासिल 3, 25 से कम 25, पीछे एक जीरो और हो गया। 2,53,500 रुपए। टोटल हमें 2,53,500 रुपए का भुगतान करना है। उसमें 30% की छूट मिल गई, उसके ऊपर फिर 15% की छूट है, उसके ऊपर फिर 20% की छूट है। तो सबसे पहले हम जो अमाउंट लिख लो 2,53,500 है, पर 30% की छूट है तो हमें कितना भुगतान करना होगा? 70%। कितना? 70% का भुगतान करना है। उसके ऊपर फिर 15% की छूट है, फिर से 15% की छूट है, तो यहाँ पर 85% ही हमें भुगतान करना है। 15% की छूट मिल गई, फिर से 20% की अतिरिक्त छूट मिली है, तो अभी इस अमाउंट का 80% ही हमें भुगतान करना है। बस ये इसको हल कर लो, यह अपना आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट गई भाई, इसे 1 जीरो से ये कट गई और इससे ये कट गई भाई। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 17 पे कटेगा, 17 5 85, 5 दूनी 10, ये 20 पे कटेगा। फिर से 5 पे काटो भाई, 5 चौके 20, 5 5 25, 0 5 7 35। ठीक है, कोई और कट रहा है देखो, हाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 पे कट गया भाई। तो यहाँ से 507 गुणे यहाँ से 17 दूनी 34 भाई, 17 दूनी 34, 507 और 34 की मल्टीप्लाई करो, 4 7 28, 4 5 20, 21 और 15, 8 3 2 7 1। 17,238। यहाँ पर एक 7 और बच रहा था भाई, एक 7 और बच रहा था, ये देखो 7। तो गुणा इसमें 7 करो, तो इसकी फिर से 7 से गुणा कर लो भाई। 7 8 56, 7 ये 21 और 5 26, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, हासिल लगी 1, 7 7 49 और 1 50, 7 एकम 7 और 5 12 भाई। 1,20,666 रुपए, 1,20,666 यानी ऑप्शन सी 1,20,666। तीनों छूट पाने के बाद 1,20,666 रुपए का हमें भुगतान करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10वां है कि लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 14:8 है। ठीक है, लाल अनुपात हमें दे रखा है हरा, लाल और हरे का अनुपात हमें दे रखा है 14:8, 14:8 है। जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात, यानी लाल टोकन का अनुपात और गुलाबी का कितना है भाई? गुलाबी पहले 2 है तो गुलाबी को बाद में रख लो। लाल 6 है, लाल 6 है, तो लाल 6 है और गुलाबी का कितना है भाई? 2 है, गुलाबी का 2 है। अब जो है तो लाल टोकन तो, यदि एक बैग के अंदर है सभी, तो लाल टोकन तो सेम है, समान ही है दोनों समीकरणों में। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, दोनों समीकरणों में लाल तो समान रहेगा, तो इसको समान कर लो भाई। इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण एक को 14 28 14 42, 3 से गुणा करने पर 3 से, वह समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को किसे 3 से, 14 3 42 हो गया, 3 8 24 हो गया। इसी प्रकार से नीचे फिर से रेड का तो 42 ही हो गया और गुलाबी का देख लो अब कितना हो गया। 6 को किससे कर रहे हैं? 7 से। सेकंड को 7 से गुणा करना है तो 7 दूनी 14 हो गया। इन तीनों का अनुपात ये बन जाएगा। तो हमसे पूछा था हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात, हरे 2 नंबर पे है, गुलाबी है, 24:14 है, 24:14 है भाई, 24:14 है। इसको सरल रूप में लिख लो, 2 से ये 12 पे कटेगा और ये 7 पे कट जाएगा, ये किस पे 7 पे कटेगा, 12:7।
12:7 इसका बिल्कुल सही है। हरे और गुलाबी का अनुपात 12:7 है भाई। 12:7 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक 15 एक समान परीक्षा फोल्डर तैयार कर रहा है भाई। 15 एक समान परीक्षा फोल्डर जो है तैयार कर रहा है। प्रत्येक फोल्डर में 8 प्रश्न है भाई। प्रत्येक फोल्डर में कितने हैं भाई? 8 है। 8 प्रश्न पत्रक है और 6 उत्तर पत्रक है। 8 तो है प्रश्न पत्रक उसमें और 6 क्या है? उत्तर पत्रक है। 6 जो है उत्तर पत्रक है। तो हमें क्या बताना है? जिसमें 27-3/6 + 4 अतिरिक्त पृष्ठ भी है, तो शिक्षक सभी 15 फोल्डरों के लिए कुल कितने पृष्ठ और शीट तैयार करें, ये हमसे पूछा था। तो सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे? प्रत्येक 8 फोल्डर है। फोल्डर कितने हैं? 8 है। फोल्डर जो है 8 है, जिसमें फोल्डर में जो है 8 प्रश्न पत्रक है। प्रश्न पत्रक है, फोल्डर में 8 प्रश्न पत्रक है। और उत्तर पत्रक कितने हैं? 6। 6 है उत्तर पत्रक। और एक पुस्तिका है। एक पुस्तिका है जिसमें एक पुस्तिका में क्या है? 27-3/6 + 4। ठीक है, इसको हल कर लो भाई। इसको हल कर लो। 27 में से 3 जाए 24 हो गया, बटे 6 हो गया और +4 हो गया। तो 6 चौक 24। 4 और 4 कितना हो गया? 8। 4 और 4 8 हो गया। यानी एक पुस्तिका है जिसमें 8 है भाई। इसमें कितने हैं सीटें? 8 है। 8 सीट जो है एक पुस्तिका में, एक पुस्तिका में है। एक पुस्तिका में 8 सीट है। टोटल टोटल को जोड़ लो। 8 8 14, 8 से 14 और 8 22, 22 हो गई। और 15 फोल्डर है, तो कितने पृष्ठ चाहिए और शीट तैयार करने के लिए? तो 22 गुणा 15, 22 गुणा 15, 15 30, 80 3, 15 30 और 3 33, 330। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यदि 4000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 280 में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत बताना है। बेचा कितने में जा रहा है? 280 में। अंकित मूल्य कितना है? 4000 है। यानी मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस है 4000 रुपए। वस्तु को 280 में बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 280 रुपए है। छूट कितनी मिल गई? छूट छूट जो है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस 4000 है, सेलिंग प्राइस 280 है। छूट हमारी आ गई भाई 0। 10 में से 8 जाए 2 भाई, 9 में से 2 जाए 7 और यहाँ से ली तो यहाँ पे 3 बच गया। 3720। 3720 रुपए की छूट मिल रही है। 3720 रुपए की छूट जो मिल रही है, यानी 3720 डिवाइड बाय 4000। अंकित मूल्य पे छूट तो हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलेगी, तो डिवाइड बाय 4000। प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। 4 से इसको काटो, 4 9 36, 4 3 12, तो 93% की छूट आ गई। 93% की छूट है भाई। छूट ही छूट है, देख लो, छूट ही छूट है। 4000 में 280 रुपए लगे भाई, क्या लगे? 93% की छूट आ गई। बहुत अच्छी छूट दे रहे हैं भाई, देखो आप कितनी बड़ी छूट है, बहुत बड़ी छूट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है, ये पूछा। 35 विद्यार्थी है, 35 की औसत आयु क्या है? 35 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? औसत 13 वर्ष है। 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 13 वर्ष है भाई। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 14 आ जाएगी। अब देखो एक शिक्षक और आ गया तो +1 हो गया, यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो एक चीज नोट करो, ये 35 विद्यार्थी है, तो 35 के 35 विद्यार्थियों को 1-1 किलो, अभी 14 की औसत आ रही है ना, तो 1-1 किलो 35 किलो तो इनके पास आ गया। 35 किलो तो इन विद्यार्थियों के पास आ गया। शिक्षक ने विद्यार्थियों के समूह को वितरित वजन, ठीक है ना। इसमें क्या है कि 35 किलो, ये 35 विद्यार्थी थी, 35 तो इनके पास आ गया 1-1 किलो, क्योंकि इनकी औसत भी बढ़ गई थी पहले के मुकाबले 1 किलो। अभी उनकी औसत आ रही थी 14, तो 36वां एक शिक्षक है, उनके पास भी तो अपना वेट रहा होगा, उनका कितना रहा भाई? औसत अभी क्या रही थी?
14 वर्ष की आ रही थी ना, औसत आयु अब क्या हो गई 14 वर्ष की, तो 14 उनके पास भी रह गया, तो 14 और ऐड कर दो इसमें, शिक्षक की उम्र आ जाएगी 5 और 4 9, 3 और 1 4, 49 वर्ष का टीचर था भाई, 49 वर्ष का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिवार में पिता माता पुत्र और पुत्री है, पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। परिवार की कुल आयु 144 वर्ष है, टोटल जोड़ उनका क्या है 144 है। पिता सबसे बड़े हैं भाई और पुत्र सबसे छोटा है। ठीक है, अलग अलग इसमें शर्तें दे रखी है, उस हिसाब से हम इसको हल करेंगे। पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है, तो पुत्री की आयु कितनी है हमसे ये पूछा हो गया। 2 भाई बहन है और उसकी माता पिता, 4 सदस्य पूरे परिवार में। ठीक है, परिवार में कुल सदस्य, परिवार में कुल सदस्य, पिता हो गया, माता हो गई, डॉटर हो गई और सन हो गया। ठीक है, 4 सदस्य का एक परिवार है, इसमें पिता सबसे बड़ा है और पुत्र सबसे छोटा है, और सभी का जोड़ जो है 144 है, और पुत्र और पुत्री दोनों के बीच में 3 वर्ष का अंतर है, और माता पिता के बीच में भी 3 वर्ष का अंतर है, ये समान है, तो इसी प्रकार रख लो। यानी मैं कह सकता हूं कि फादर और मदर, इनकी उम्र के बीच में अंतर, और जो अपने डॉटर है और ये अपना सन जो है, इनके बीच में अंतर, ये 3 साल का है और ये दोनों में इक्वल भी है। ठीक है, 3 साल का अंतर है, ये लिख लो। इसके बाद सभी का योग दे रखा है, फादर प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस सन, सभी का जोड़ है 144। सभी का जोड़ क्या है अभी 144 है। ठीक है, सभी का आयु का जोड़ क्या रहा है 144 वर्ष आ रहा है। एक तीसरी शर्त इसने दी, तीसरी शर्त इसने दी कि सबसे बड़ा कौन है, फादर है, सबसे बड़ा फादर है, ये तीसरी शर्त है, सबसे बड़ा फादर है। फिर उससे छोटी मदर होगी, क्योंकि बच्चे तो इससे छोटे ही होंगे। अच्छा, सन सबसे छोटा है तो इससे बड़ी क्या हो गई, और मदर से छोटी क्या है, डॉटर है, लड़की है, और इससे छोटा क्या हो गया हमारा सन हो गया। ये शर्त 2 है, शर्त 2 के अनुसार, के अनुसार ये शर्त बनती है हमारी, शर्त 1 के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से लिख लो, ये शर्त 2 है और ये शर्त 1 थी। चलिए, पुत्र की आयु माता की आयु की आदि बता रहा है। तीसरी शर्त में क्या कह रहा है, पुत्र की आयु माता की आयु की आदि है, पुत्र की आयु माता की आयु की आदि है, ये शर्त तीसरी हो जाएगी। शर्त 3 के अनुसार क्या कह रहा है कि जो पुत्र है इज इक्वल टू मदर बटे 2 हो जाएगा, यानी पुत्र की आयु जो है माता से आधी है, तो इक्वल करने के क्या करेंगे, माता वाली को आधी कर देंगे। या फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, मदर इज इक्वल टू 2 सन, यानी सन की आयु को डबल कर देंगे तो मदर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, मदर के बराबर आ जाएगी, तो यहाँ पर 2s लिख सकते हैं इसको। चलिए, चूंकि जो है पुत्र सबसे छोटा है, हम पुत्र की आयु को ही अस मान लेते हैं, सबसे छोटा है तो उसकी आयु को हम मान लेते हैं कि पुत्र की आयु क्या है अस होगी। हम मान लेते हैं कि पुत्र की आयु, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं भाई, पुत्र की आयु मान लेते हैं, मानना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी। ये हमने मान लिया कि पुत्र की आयु क्या है 10 वर्ष होगी, ये हम मान लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए, क्योंकि पुत्र जो है ना सबसे छोटा है, हम इसलिए पुत्र की आयु को मान लेते हैं, तभी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, यदि पुत्र की ऐसा है, पुत्री की आयु क्या होगी, पुत्री की आयु, अब पुत्री की आयु शरत 1 के अनुसार देखो आप, दोनों के बीच में अंतर बताया है 3 वर्ष का, और पुत्री को पुत्र से बड़ी बताई है, बड़ी बताई है, इसलिए जो एस है, इसकी एस है तो वो 3 साल इससे बड़ी होगी ना। प्रश्नानुसार शर्त जो हमारी 2 थी वो क्या एक जो हमारी शर्त 1 थी वो क्या कह रही थी कि दोनों के बीच में 3 का अंतर है, और तीसरी जो हमारी शर्त थी उसमें ये कह रही थी कि इनके बीच में अंतर भी 3 वर्ष का है, और एक शर्त ये थी कि पुत्री जो है बड़ी है पुत्र से, तो 3 वर्ष का अंतर ही आ गया, तो ये 10 + 3 हो जाएगी। माता की आयु, माता की आयु, माता की आयु क्या रहेगी भी बताओ, माता की आयु हमें पीछे निकाला था 2 अस के समान आ जाएगी। ठीक है, माता की आयु निकल जाएगी 2 अस के समान। इसी प्रकार पिता की आयु निकाल लो, पिता की आयु, पिता की, इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, पिता की आयु हम निकाल लेते हैं कि पिता की आयु क्या थी। तो पिता की आयु थी भाई, माता से वो, माता से 3 वर्ष बड़े हैं, माता से क्या है 3 वर्ष बड़े हैं, तो माता 2 वर्ष की है तो वो 2 वर्ष + 3 हो जाएगा।
2s प्लस 3 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ दो, अब सभी को जोड़ दो, यानी पुत्र प्लस पुत्री प्लस माता 2s की होगी प्लस पिता 2s प्लस 3, 2s प्लस 3 ये पिता हो गया, इज इक्वल टू 144 के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, तो s प्लस s 3 और 2s प्लस 3, इसको सभी को जोड़ो, कितना हो गया 1 2 3 4, 4 2 6, 6s हो गया, 6s प्लस 3 और 3 6, 6s प्लस 6 इज इक्वल टू 144, 6s इज इक्वल टू 144 माइनस 6 हो जाएगा, 6s इज इक्वल टू 138। ऐसे इसको काट दो भाई, 6 दूनी 12, 33 18, यानी पुत्र की क्या आ गई भाई, पुत्र की क्या आ गई 23 साल। पुत्र 23 साल का है। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था कि पुत्री की आयु क्या है, तो यह पुत्र से 3 वर्ष बड़ी है। तब पुत्री की आयु, तब पुत्री की आयु 3 वर्ष बड़ी है, तो भाई 10 प्लस 3 था, तो 23 प्लस 3 26 वर्ष की है भाई। पुत्री कितने वर्ष की है, 26 वर्ष की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 वर्ष की, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। 7,700 राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10%, इसकी फ्रैक्शन बना लो 1/10 हो जाएगी, यानी 10 रुपए वाला धन 1 साल में बढ़कर वो 11 रुपए हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। समय दे रखा है 2 वर्ष, समय को पावर लगा लो, समय की पावर लगा लो, यानी 10 दाई 100 हो जाएगा, और 11 11 121। 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 100 रुपए का धन बढ़कर कितना हो गया, 121 रुपए हो रहा है, 121 रुपए हो रहा है। हमें दे रखी है राशि, यानी मूलधन दे रखा है, मूलधन हमारा इक्वल रख लेंगे 7700, तो इसका 77 गुना हो गया। तो हमारे मिश्र धन को भी हम क्या करेंगे, 77 गुना कर देंगे भाई, 77 गुना। तो 121 को जब करेंगे तो इकाई का अंक 7 आ रहा है, इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे चाहो तो आप गुणा करके देख लो भाई, 7 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 4 और 8, 7 4 11 13 9, 9317 रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। 146 और 196, 146 और 196 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो 147 7 से भाग हो जाएगी, 48 49, 149 पहली अभाज्य इनके बीच में, 149 सभी लिख लो भाई, और क्या 149 हो गई, फिर उसके बाद आएगी 151, फिर 157, 163, 167, 173, 179, 181 हो गई, और एक हो गई 191, 181 के बाद 191 और 193 भाई, 193 भी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल कितनी होगी 10। हमसे यही पूछा था कि कितनी अभाज्य संख्या टोटल 146 और 196 के बीच, इसको गिनना ही पड़ेगा भाई, इसको गिनना ही पड़ेगा, 10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आंकड़े 8 7 8 7 9 10 2 8 9 7 5 और 10 को x है, तो उसका बहुलक हमें दे रखा है 7। बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट जो अंक होता है वही उसका मोड होता है, यानी बहुलक होता है। तो सबसे छोटे अंक से ले लो, एक बार हम काउंट कर लेंगे, जैसे 2 है, तो 2 कितनी बार है भाई, 1 बार है। 2 कितनी बार है, 1 बार है। उसके बाद 5 है, 5 कितनी बार है, 1 बार है। 5 1 बार, 5 के बाद आ गया हमारा 7, तो 1 2 3, 7 जो है 3 बार है। 8 का देखते हैं, 1 2 3, 8 जो है 3 बार है। 9 2 बार है भाई, 9 तो 2 बार है, और 10 2 बार है भाई, 10 भी 2 बार है। इसने कहा है कि हमारा बहुलक जो है ना, वो है 7। मोड क्या है, 7 है। इसका मतलब क्या है कि 7 और 8, 7 और 8 3 बार रिपीट हुए हैं, 3 बार है, तो मोड यदि 7 है, तो ये x का मान 7 ही होगा। फिर 7 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार, इसीलिए यह बहुलक बनेगा, तो x का मान हमारा 7 आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी एक काम को क्रमशः 3 2 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। ए किसी काम को 3 दिन में,
बी किसी काम को 2 दिन में, सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम निकालो, टोटल काम कितना, इनका एलसीएम ले लो। 6 हो गया, 3 दूनी 6, 2 तिये 6, 6 कम 6, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम और सी एक दिन में 1 काम करता है। तो एक दिन में तीनों का काम, एक दिन का इनका ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 1, 6 काम हो गया ना, 6 काम। अब इसे 3 गुना काम कराना है। कुल काम हमारा 6 था, प्रश्नानुसार कुल काम, प्रश्नानुसार कुल काम, प्रश्नानुसार कुल काम कितना हो गया, इसका 3 गुना, तो ये 6 थी 18 काम हो गया। 18 काम, अच्छा तीनों मिलके एक दिन में 6 कर रहे हैं, तो टोटल उसको कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने में, 18/6, 3 दिन लगेंगे। 3 दिन इसका सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 60 मिनट तक 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करती है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 80 मिनट गुणा में 20 मीटर प्रति मिनट है, तो कुल दूरी 1600 मीटर की क्या आ गई, उसकी पहली दूरी आ गई, दूरी फर्स्ट, पहली दूरी आ गई। उसके बाद 60 मिनट इंटू 55 मीटर प्रति मिनट से चल रही है, तो ये उसकी दूसरी दूरी आ जाएगी, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, 3300 मीटर, ये उसकी दूसरी दूरी आ गई, सेकेंड दूरी आ गई। टोटल दूरी, कुल दूरी निकाल लो, कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा, तो उसके वो चाल आ जाएगी, 6 और 3 9, 3 और 1 4, 4900 मीटर की कुल दूरी आ गई, 4900 मीटर की कुल दूरी आ गई। वो चाल निकालना है, तो कुल समय से भाग कर दो भाई, औसत चाल हमें निकालना है, औसत चाल, तो दूरी बटा यानी 4900 बटा 4900 बटे क्या हो गया, कुल समय। कुल समय हमारे पास है 80 मिनट पहली दूरी में लगा था उसको, और 60 मिनट दूसरी बार, 60 मिनट दूसरी बार वो चली है, तो टोटल जोड़ दो भाई, 140 हो जाएगा। 4900 बटे 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 4900 बटे 140। 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 7 49, 2 से 35 पे कट गया भाई, तो उसके उस चाल के आगे 35 मीटर प्रति मिनट भाई, प्रति मिनट, ठीक है, 35 मीटर प्रति मिनट उसकी क्या आ जाएगी, उस चाल आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 मीटर लंबे एक तार के टुकड़े 24 मीटर लंबे एक तार के टुकड़े को मतलब तार का टुकड़ा उसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़ा टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। दो बड़े टुकड़ों की लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़ों की लंबाई का अंतर के बराबर है। इसमें 2 शर्तें अलग-अलग दे रखी है भाई। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई हमसे पूछा है, ठीक है? तो कुल लंबाई लिख लो पहले, कुल लंबाई कितनी है भाई? कुल लंबाई, तार के टुकड़े की कुल लंबाई दे रखी है 24 मीटर है। 24 मीटर है, उनको मान लेते हैं कि 3 टुकड़े जो ए, बी और सी में बाँटा होगा। मानना 3 टुकड़े कौन-कौन से होंगे? मानना 3 टुकड़े ए, बी व सी है। ये 3 टुकड़े हैं, हमने मान लिया है। जहाँ पर ये कह रहा है, हम इसको एक यहाँ पर ये हम मान लेंगे कि ए जो है ना, ए जो है वो सबसे छोटा है और बी ए से बड़ा है और बी से बड़ा कौन है? सी है, ठीक है? बी से बड़ा सी है, हमने ये मान लिया है भाई, हम ये मान लेते हैं। तीनों का जोड़ हमें दे रखा है, तीनों का जोड़ 24 हो गया। प्रश्नानुसार हम लिख लेते हैं। पहली शर्त क्या दी इसने? प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है? पहली शर्त जो है वो क्या दे रखा है कि भाई सबसे बड़ा जो टुकड़ा है ना, सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुना है। तो सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की 3 गुना है, तो 3a कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा, ठीक है? पहली शर्त ये कह रही है, पहली शर्त यही कह रहा था ये, और एक ये इसका समीकरण बन जाएगा ये वाला, कुल लंबाई वाला। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 24, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है? चलिए शर्त 2 क्या कह रहा है कि सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़े की लंबाई के अंतर के बराबर है, अंतर के बराबर है, ठीक है? ये दे रखा है ना। तो सबसे बड़े टुकड़े प्रश्नानुसार सेकंड शर्त क्या कह रही है? शर्त 2
शर्त 2 क्या कह रहा है प्रश्न में कि बड़े टुकड़ों के अंतर, बड़ा टुकड़ा कौन सा है सी माइनस बी यदि मैं करता हूं तो इक्वल है बी माइनस ए के, तो दो छोटे टुकड़ों के अंतर के बराबर है ये बोला है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 2b आ जाएगा, इस ए को उस साइड ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ गया कि a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 2b, a इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2b, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b आ गया। तो समीकरण 2 से हम c का मान जो है समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण 2 से c का मान समीकरण 1 में रखने पर c का मान इसमें क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख लें पे, ठीक है 1 में रखेंगे। चलिए आगे इसको हल करते हैं, a प्लस 2a a प्लस 2a प्लस 3a बन गया हमारा इज इक्वल टू 24, 6a 3 2 5 और 1 6, 6a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 6 से कट जाएगा 4 पे, a का मान हमारा आ गया 4, a सबसे छोटा टुकड़ा था, a सबसे छोटा टुकड़ा था, हमें बताना है कि सबसे बड़ा टुकड़ा, a सबसे छोटा था तो a का मान हम रख लेंगे भाई, a का मान हम रखेंगे सबसे बड़े टुकड़े में, इनका योग हो रहा था टोटल 3a, c क्या है सबसे बड़ा टुकड़ा ये रहा 3a है, तो a का मान यहाँ रख लो, a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर सबसे बड़ा टुकड़ा आ जाएगा भाई, सबसे बड़ा टुकड़ा आ जाएगा 3a है, c इज इक्वल टू क्या है 3a है, c इज इक्वल टू 3a है, तो a का मान यहाँ रखो यानी 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, 12 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड है भाई, ये शिफ्ट थोड़ी हार्ड है, अन्य के मुकाबले मैंने देखा है थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। 1/20 10/70 का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले हम 10/70 का 10/70 का x प्रतिशत, 10/70 का क्या है x प्रतिशत होगा, हम ये मान लेते हैं 1/20, 1/20 इसको काट लो भाई, ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है इससे ये कट जाएगा, इस 2 से ये 35 पे कटेगा भाई, 35 से अब क्या करेंगे आर पार गुना कर लो, आर पार गुना कर लो, तो x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 35 आ गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 195 वर्ग सेंटीमीटर है तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल दे रखा है तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई का मान 15 है इंटू चौड़ाई, चौड़ाई हमें b मान लेते हैं, ठीक है लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू इसका क्षेत्रफल दे रखा है 195, b इज इक्वल टू यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में है, उधर चल चल के क्या हो जाएगा भाई ये भाग में चला जाएगा, उस साइड में जाके ये भाग में हो जाएगा, तो 195 भाग 15, 15 एकम 15, 15 3 45, 13 पे कटेगा ये पूरा, तो b क्या आ गई चौड़ाई क्या आ गई भाई आयत की 13 आ गई। अब हमसे पूछा है परिमाप, परिमाप क्या होता है उसका अपना आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप चारों तरफ की बाउंड्री का जोड़ी तो है, तो लंबाई कितनी है 15 है, 2l प्लस b होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इसमें जोड़ के और उसको डबल कर दो, उसको डबल कर दो, 2 गुना लंबाई 15 है प्लस चौड़ाई कितनी है 13 है, 15 और 13 28 होगा, 28 दूनी 56, 56 इसका सही उत्तर होगा, 56 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,720 है, इसे 9862 रुपये 40 में बेचा 0.40 में बेचा गया, हानि परसेंट ज्ञात करनी है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,720 है, इसे 9,862.40 में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले इसका क्रय मूल्य, पोस्ट प्राइस क्या है भाई 10,720 रुपये है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 9,862 रुपये और 40 पैसे हो गया, तो इसने कहा है कि भाई 10,720 का खरीदा और इतने का बेचा, तो इसमें हानि हुई है, तो हानि कितनी हुई है सबसे पहले तो ये निकाल लो, हानि 10,720 यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस सेलिंग प्राइस, हानि निकल जाएगी भी, 10,720 सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 9862 भाई,
माइनस इसमें से इसको घटा लो भाई, 0 6 7 11 में से 6 जाए 5 8 9 में से 9 0 857 रुपये और 60 पैसे डिवाइड बाय, ये हानि हो गई किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा लाभ और हानि किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे, 720 मल्टीप्लाई 100 करेंगे प्रतिशत लगाने के लिए। इसका पॉइंट हटाने के लिए भाग 100 से करना था, तो वो 100 से 100 कट जाएगा भाई, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लो, 1 0 से 1 0 कट गई भाई। देखो ये कितने पे कट रहा है अभी, 8 पे मेरे हिसाब से पूरा जाएगा। 8 दूनी 16, 80 लेके 856 और 157, 8 दाएं 80 और 5, बिल्कुल 8 पे पूरा पूरा कट रहा है भाई, 8 पे पूरा पूरा, यानी 8%। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 8% की उसको क्या हो रही है, हानि हुई है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या होगी उसी संख्या का 80%। देखो भाई, हर एक शिफ्ट में 25 में से 15 क्वेश्चन तो सेम टू सेम ही आ रहे हैं, सिर्फ रकम की चेंजिंग है भाई। 15% जो है सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन तक भी आ रहे हैं भाई, 15 से 20 क्वेश्चन तक भी हर शिफ्ट के अंदर क्या हो रहे हैं, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। यदि किसी संख्या के 20%, हम मान लेते हैं कि वो संख्या x होगी, मानना संख्या x, मानना संख्या x है, मानना संख्या क्या है भाई, x होगी या x है, तो x का 20% निकाल लो। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो x का 1/5 को 72 यानी 72 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही संख्या क्या थी, x थी। चलिए x/5 प्लस 72 इज इक्वल टू x हो गया। अब x को एक तरफ करो, x/5 यहाँ प्लस का है, x तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा भाई, इज इक्वल टू 72, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा। चलिए माइनस इसको घटाइए, इसका एलसीएम लीजिए, 5 आ गया, एलसीएम 5 आ गया, x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 72। यहाँ से आ गया हमारे पास 4x माइनस का डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 72। अब क्या करेंगे, आर पार गुना कर लो, आर पार इसको गुना कर लो, तो माइनस का 4x इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 360। माइनस का 360 तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, इस 4 से इसको काटो, 4 नहीं 36, 90 पे कटेगा, तो x का मान हमारा आ गया 90। वह संख्या क्या थी, 90 थी। अब आगे हमें क्या निकालना था कि उस संख्या का 80%, उस संख्या का 80% निकालना है। ठीक है, तो 90 का 80% निकाल दो, 90 का 80% निकाल दो भाई, 80/100, 20 चौके 80, 20 5 100, 5 एकम 5, 5 8 40 हुई, 18 5 90। ठीक है ना, 18 चौक 72 हो गया, 18 चौक 72 यानी 72 इसका सही आंसर होगा, 72 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्रम से 57 मीटर और 399 मीटर लंबाई वाली दो लकड़ी के छड़े हैं, दो लकड़ी के छड़े हैं। तो पहली छड़ों की लंबाई, ठीक है, लकड़ी की छड़ों की लंबाई क्रम से कितनी कितनी है, 57 है एक तो, और दूसरी 399 है। ठीक है, मीटर 399 मीटर की है। छड़ों को बराबर लंबाई वाले टुकड़ों में काटना है, तो भाई प्रत्येक छड़ की अधिकतम संभव लंबाई, इसमें अधिकतम का मामला है तो क्या है, HCF हमें निकालना है, इसका HCF निकालना और कुछ नहीं, HCF निकालना है भाई और कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से 57 इसको काट देगा, 5 7 7 49, 57 35 और 4 बिल्कुल 7 पे कट रहा है, 7 पे कटा तो इसका HCF क्या आ गया हमारा, 57 ही आ गया। तो 57 ही HCF आ गया। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, 57 आएगा, या 57 यानी 399 को 7 पे काट रहा है, तो HCF इसका 57 है। तो इसका सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा होगा, 57 ही होगा, इसमें दोनों में कॉमन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हम इस सीरीज के तहत सभी 2025 और 26 में जो एग्जाम हुआ था RRB रेलवे ग्रुप डी का, उनका सभी का सभी जो है सभी शिफ्ट के क्वेश्चन हल करवाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।